कन्वर्ट करता है, पहले याद दिलाते कितना हो गया, ठीक है। तो लाइट एनर्जी के अंदर वो क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, मटेरियल विच चेंजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इनटू लाइट एनर्जी। तो भाई बात ये हुई कि जो हमारे पास ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, इस पे जब कोई पार्टिकल फास्ट स्पीड के साथ आएगा तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट होता है वो तुम्हें पता चलना चाहिए। ZnS जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर जो ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरीके से होंगे कि उसमें लाइट जो एमिट होगी वो एक पर्टिकुलर ब्राइट स्पॉट्स क्रिएट करेगी, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन इसको बोला जाता है। ZnS भी ले सकते हैं और बहुत सारे मटेरियल्स की हम लोग फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल ले सकते हैं। तो अब बात हुई कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या हाँ दोनों काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इनका डेविएशन ऐसा होता है, मान लो यहाँ पॉजिटिव फील्ड है यहाँ पे नेगेटिव है, तो डेविएशन इस तरीके से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉजिटिव साइड में मुड़ जाती हैं, पॉजिटिव प्लेट जिधर होती है उधर ये मुड़ते हैं, किधर मुड़ते हैं, पॉजिटिव प्लेट की साइड में चले जाते हैं। जब ये पॉजिटिव प्लेट की साइड मूव करते हैं तो फिक्स हो जाता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और इनका जो चार्ज बाय मास रेशियो आता है, क्या आता है, चार्ज बाय मास रेशियो, इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है। अलग अलग पार्टिकल्स जो हमारे पास क्या कहते हैं गैस पार्टिकल्स हैं, उनको चेंज करने पे ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। 1.75 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ये वैल्यू चेंज नहीं होती। देखो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड अगर लिखें, चलो पूरे लिख लेता हूँ, -19 कूलम्स। और जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। जब इसमें डिवाइड करेंगे इस तरीके से 1.75 आंसर आता है, E/m रेशियो जो कैलकुलेट किया जाए तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1.76 होता है ऑलमोस्ट। हाँ उसको लिख सकते हो, 1.758 भी आगे आता है ना, तो 1.76 लिख सकते हैं उसको राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करेंगे अगर तो 1.758 को 1.76 लिख सकते हैं। वो हमारे सिलेबस में नहीं है पार्थ, मिल्टन साल्टरॉप एक्सपेरिमेंट, वो अभी समझ नहीं आएगा जब तक फिजिक्स अच्छी नहीं हो जाएगी, उसको छोड़ दो, फिजिक्स में वो कवर हो जाएगा। एक्चुअली उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और ग्रेविटेशनल फील्ड का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, वो केमिस्ट्री का सिलेबस में नहीं है। अब देखो सुनो आगे, तो ये तो हो गया। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखते हैं, ऑन चेंजिंग द इलेक्ट्रोड मटेरियल। जैसे इलेक्ट्रोड मटेरियल जो है, पहले मान लो तुमने ग्रेफाइट लिया था, टिन आयोडाइड लिया था, टिन ऑक्साइड सॉरी लिया था, या फिर तुमने मरकरी लिया था, कोई भी है तुमने जो इलेक्ट्रोड लिया था, कार्बन इलेक्ट्रोड भी ले सकते हो। इन इलेक्ट्रॉन मटेरियल को चेंज भी किया या फिर गैस चेंज की, ऑन चेंजिंग द गैस, ऑन changing the gas inside the tube, the charge by mass ratio, charge by mass ratio of cathode rays remains constant। कैसा रहता है वो, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता वो, ठीक है। उसका जो मास का रेशियो है वो चेंज नहीं होता है। ये नहीं लिखना है, लिखना है तो लिख सकते हो, इसमें गलत बात नहीं कि लिख लिया तो बहुत बड़ा कुछ ये हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। अगर लिखा हुआ है पहले से सब तो नहीं लिखो, जहां से लिखना होगा वो रदरफोर्ड मॉडल के बाद से लिखना। एक्चुअली एक बच्चे ने बताया ना, ओमिटेड जो है, जो डिलीटेड सर नहीं सर, डिस्कवरी डिलीटेड है, लेकिन चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये स्कोप में है। अच्छा तो यहाँ से लिख सकते हो, देखो हाँ ये हाँ यहाँ से लिखो, चार्ज बाय मास रेशियो लिखो ये, चलो सर लिख लो। किसी बैच में बच्चे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं पढ़ाया गया, किसी बैच में डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग नहीं पढ़ाया गया, सब बैचों में ये बाद में पढ़ाया जाएगा। सर मैंने सिलेबस ग्रुप पे डाला है जो डिलीट हुआ है, आप अच्छा देख लीजिएगा। अच्छा ओके गुड,
किसी भी बैच में ये नहीं पढ़ाया गया है, डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये बाद में पढ़ा दिया जाएगा। तब तक तुम्हें वेव ऑप्टिक्स वगैरह समझ में आ जाएगी, तो उसका यूज होता है उसमें। सर अगर ऊपर का नहीं है पोर्शन में तो नीचे का कैसे हो सकता है? अरे वही तो उनको कौन समझाए, है ना। जब जो है रटाने वाला वो तो सर काम कर रहा है। डायरेक्ट चार्ज बाय मास रेशियो और ऊपर का नहीं है तो वो बात सही बात है, जिसको बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा उसको क्यों रटना पड़ेगा फिर, वो है ना, समझ तो आएगा नहीं। यस या सर। ऐसे हो सकता है पढ़ लिया, एग्जाम में नहीं आने का डर नहीं है, उसको छोड़ के चला गया, ऐसा हो सकता है, बट पढ़ना तो पड़ेगा, जैसे तुम लोग ने पढ़ा ही है ना रेगुलर बैचेस में। सर पढ़ना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। मिलिकन का ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे ना? नहीं, मिल्किन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे अभी नहीं पढ़ा जाता है, उसको तभी हम लोग पढ़ते हैं जब एक बार हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अच्छे से आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसमें कई सारे जेई में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, लेकिन फिजिक्स सर में वो क्या पोर्शन में क्या कॉलेज लेक्चर के पोर्शन में नहीं है वो। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हैं? ये हो गया सबका? क्या हुआ, इतना क्यों हंस रहा है? हाँ, इधर म्यूट रखो अपने आप को सारे लोग। सर लिखना है क्या? हाँ, ये लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, ये तो तुमने बोला है कि ये पोर्शन में, अभी उसने ग्रुप पे भी डाला है। सर मन नहीं कर रहा सर। कौन हंस रहा है? मैं तो उसको रिमूव करने वाला हूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा। जो हंस रहा है वो लीव कर सकता है, बिकॉज रिमूव करेंगे तो वापस ज्वाइन नहीं कर पाओगे, लीव करोगे तो शायद हंसी रुके तो वापस आ सकते हो। यस आयुष, सब लिखना है, और थ्योरी अलग होते हैं, न्यूमेरिकल अलग होते हैं। यस, वेरी गुड। अब देखो सर 1 मिनट पिछला स्लाइड में। सर इससे पहले वाला स्लाइड भी आप एक बार दिखा दोगे क्या? हो गया सर। ओके। अच्छा, मेरी बात ध्यान सुनो। अब हम लोग आ जाते हैं एनोड रेज। एनोड रेज जो है उसमें क्या होता है, सेम एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन ने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने सिद्धांत परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड कर दिया। यस, अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, हो गया ना सिद्धांत तुम्हारा। देखो अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि अगर मैंने इस तरीके से एक ट्यूब बनाई और उसमें क्या कर दिया, परफोरेशन कर दिया। क्या कर दिया? परफोरेशन। किस साइड पे परफोरेशन करेंगे ये तुमको मैं दिखाता हूँ। ये हमारी कैथोड साइड है, इसमें हमने क्या लिया, परफोरेटेड ले लिया, और इधर हमने एनोड लगा दिया। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है, जो कैथोड थी वो कैसी थी, प्लेट परफोरेटेड। परफोरेटेड कैथोड, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, और इधर से जब क्या होगा, पॉजिटिव साइड में हम लोग 10,000, यहाँ पे माइनस प्लस जो है 10,000 वोल्ट का जब क्या लगाएंगे, इसके अंदर वोल्टेज लगाएंगे, तो एक चीज तो हमको सिंपल से पता है क्या मिलेगी, कैथोड रेज का यहाँ पे हमको पता चल जाएगा आना कि यहाँ पे ग्रीन ग्लो हो रहा है तो कैथोड रेज तो होंगी। अगर कोई फ्लोरेसेंट स्क्रीन हमने लगा के रखी होगी तो उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, उस फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर ब्राइट स्पॉट्स आ जाएंगे। एक चीज तो ये है।
तो पता चल जाएगा ये भाई तो हमारी कैथोड रेज हैं, इस साइड आ रही है ना। ये कुछ रेज हमारी बना सकते हैं कि ये अपनी क्या है, कैथोड वाली है, इनके बारे में पहले से पता है। अच्छा दूसरी चीज क्या है, उन्होंने क्या देखा, गोल्डस्टीन ने जब एक्सपेरिमेंट परफोरेटेड कैथोड से लिया, उसका मतलब क्या है, जैसे अगर हमारे पास कोई इस तरीके की प्लेट है, इस तरीके का बनाया मैंने प्लेट, अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर एक प्रॉपर थिकनेस होगी और इधर क्या होंगे, इन्होंने इसमें क्या कर दिए, होल्स कर दिए ऐसे, इधर थॉरो होल्स क्रॉस सेक्शनली। तो इनमें क्या हुई, रेज पास करके निकली, जो रेज का पहले नाम कुछ भी पता नहीं था कि ये रेज कौन सी है, बट क्या देखा यहाँ पे कैसा ग्लो हुआ, रेड ग्लो हुआ। अच्छा जब देखा कि कोई इनविजिबल रेज है जो आकर के कैथोड साइड में रेड ग्लो प्रोड्यूस कर रही है। रेड ग्लो प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि जो रेज हैं ये प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी के साथ इस पे रेड ग्लो प्रोड्यूस कर रही है और एनोड साइड से आ रही है, इसलिए इनको नाम दे दिया सिंपल सा एनोड रेज। इनका नाम क्या हो गया, एनोड रेज। एक बात ये समझ में आ गई। फिर इसमें क्या देखा गया कि चूंकि ये रेज प्रॉपरली इनको पार करके जा रही है इस डायरेक्शन में, और ये हमारे पास क्या है, एक टाइप की कैनाल्स जैसी है छोटी छोटी, इसलिए इनको नाम दिया कैनाल रेज। क्या नाम दिया इनको, कैनाल रेज भी बोलते हैं इनको, सबको समझ में आना चाहिए कैनाल रेज क्यों बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या हुआ, जो इनका डेविएशन था वो ऐसा था कि ये नेगेटिव प्लेट की साइड में मुड़ गई। तो इससे पता चला कि जो कैनाल रेज है या एनोड रेज है इन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक बात। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी थी इनके अंदर। स्मॉल पेडल व्हील को ये क्या करते थे, रोटेट करते थे। और क्या प्रॉपर्टीज थी इनके अंदर, इनके अंदर किसी भी अगर हम स्क्रीन को रखते हैं फ्लोरोसेंट फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन, मान लो ZNS की रखी, तो उसके ऊपर ये ब्राइट स्पॉट्स भी पैदा कर देते हैं, ये भी इनके अंदर प्रॉपर्टी थी। तो एक तो स्ट्रेट लाइन में चलते थे, बहुत फास्ट स्पीड के साथ चलते थे, रेड ग्लो प्रोड्यूस करते थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी, काइनेटिक एनर्जी थी, लिखना नहीं है बच्चे, शैडो बनाती थी, यस, कोई अगर पार्टिकल रखते हैं उसका, कोई बीच में सामान रखते हैं उसका शैडो बनता है, यस वेरी गुड, इस तरीके से याद रखना है। अच्छा अब आगे देखो, अब एनोड रेज का नेचर प्रॉपर्टीज वो उस पर डिस्कस करते हैं, वो लिखना है सबको, ये नोट करना है। सर एक मिनट पीछे रहो। अच्छा बच्चे, सर ये एनोड रेज के प्रॉपर्टीज नोट करना है, यस अभी लिखाऊंगा। चार्ज टू मास रेशियो इज वेरिएबल, वेरी गुड पार्थ, यस। चार्ज टू जो मास रेशियो है वो वेरिएबल होता है बच्चे। सर पिछले वाला स्लाइड दिखाइए ना कैथोड रेस के प्रॉपर्टीज का। अच्छा वो भी नहीं लिखा था क्या, यस फॉर हाइड्रोजन गैस इट इज हाईएस्ट महक, एंड अगर कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन के साथ भी तो चार्ज बाय मास रेशियो इज मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फॉर कैथोड रेज। इन एनोड रेज, जो एनोड रेज होती हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा किसका होता है, एनोड रेज के अंदर सबसे ज्यादा किसका होता है बोलो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, यस वेरी गुड। ये जल्दी से लिख लिया करो। हो गया सर। सर अभी क्या करा रहे थे? अरे वो एक लड़का है उसका छूट गया, उसको नोट करा रहा हूँ। देखो एनोड रेज प्रॉपर्टीज लिखो, एनोड rays are positively charged particles which are moving with very great speed। हाँ बोलो बोलो क्या सर बोल रहे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्या पोर्शन।
अरे प्रॉपर्टीज सिर्फ पोर्शन में, अभी तो ग्रुप पे डाला है उसने, देखो ग्रुप पे देखो। देखो मैं समझा देता हूँ, चलो अच्छा। अब मेरा पोर्शन समझ लो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब मैं समझा ही देता हूँ तुमको क्या पोर्शन में है। तुमको पूछना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का पोर्शन क्या है, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, तुमको पोर्शन ही नहीं पता है तो अब क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री डिलीटेड पोर्शन, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास है। देखो सुनो, अभी ग्रुप पे डालता हूँ सबके, रुको जिनके जिनके ग्रुप पे नहीं है। देखो पहले सुनो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या नहीं है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं है, ये डिलीटेड है। और क्या डिलीटेड है? वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये पढ़ लेना, ये बता दूंगा कौन से प्रॉब्लम से। इसमें क्वेश्चन नंबर भी लिखा है। तो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस लिखा है उसमें, ओके। अभी मैं ग्रुप पे डालता हूँ, रुको ठीक। तो ये तुमको पढ़ना है। इसमें इसमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, क्या क्या रिलेटेड है, तो सीबीएसई की वेबसाइट से ज्यादा पता चलेगा। चलो वो बता रहा है, तो हम लोग ने पहले से पढ़ के रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ आता है सबको। हाँ रिवाइज हो जाएगा। देखो आयुष का कहना अच्छा है, वो बार बार यही बोल रहा है कि नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, सही बात है। अगर पढ़ भी लोगे थोड़ा बहुत तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सर सब पढ़ लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा सर, ये सब तो तब भी पता है, तो पढ़ने में क्या जाता है। हाँ यस गुड। देखो चलो थोड़ा फास्ट भी पढ़ा रहा है, इतने देर में तो हमारा कैथोड रेज भी खत्म नहीं होता है ना, जिन्होंने कवर अप किया होगा उनको पता होगा, तो काफी हम लोग स्लो पढ़ते हैं वहाँ पे। ग्रुप पे देख लूंगा पार्ट्स में, ठीक है। सर पढ़ तो सकते हैं, पर नोट का पूछ रहा था मैं। नोट नहीं बनाना है, नोट इसका बनाना है प्रॉपर्टीज का केवल। ये जो ग्रुप पे डाला देखो, हम देखते हैं इसमें। अच्छा क्या क्या ही चल रहा है इसमें, तो अलग ही है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हटा दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हटा दिया, एटॉमिक नंबर हटा दिया, आइसोटोप्स हटा दिए। तो बचा क्या है सर? वही तो मतलब बचा क्या है उसके बाद का बचा है, जैसे बोर मॉडल है ना, ये बचा हुआ है। इतना बचा है? सर पर हमने बोर बहुत सारे पेजेस बचे हैं। हाँ बोर मॉडल बचा है, स्पेक्ट्रम बचा है, उसके बाद जो है डी ब्रॉगली सर भी बचा है। मतलब अब तक हमने हाइसेनबर्ग जो पढ़ा उसमें से कुछ भी नहीं है पोर्शन में, अभी आज जो हमने पढ़ा अब तक। जो आज पढ़ा है उसमें नहीं है कुछ, उसमें सिलेबस में कुछ नहीं है। जेई के सिलेबस में सारा है, बोर्ड जेई के सिलेबस सिलेबस में सारा। सर जेई का नहीं बात कर रहा मैं, हाँ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये तो इसे इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि जैसे कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टीज भी हैं, तो ये कंफर्म नहीं हो रहा है उनके लिखने से, इसके लिए पूरा जो है डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन प्रॉपर्टीज पढ़ लो, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवरी लिखा है, प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो चांसेस क्या हैं देखना पड़ेगा इसको एक बार जेई एक्चुअल साइट से डाउनलोड करके। अगर वहां पे भी उन्होंने नहीं लिखा है, कई बार वो भी क्लेरिफाई नहीं करते हैं, फिर वो बाद में एग्जाम में पता चलता आएगा कि नहीं। तो तुम लोग देखना वेबसाइट पे जाके, तुम लोग तो यूज करते हो उनकी वेबसाइट, ठीक है। मैं देख के अगर मुझे मिलता है मैं डालूंगा, ठीक है। दूसरा देखो, चार्ज बाई मास रेशियो ऑफ एनोड रेज depend upon the nature of gas present in the glass tube. Nature of gas present in the glass tube. Glass tube में जो गैस है
उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, उसके नेचर पे क्या करेगा डिपेंड। इसको हटा दो जो तुम्हारे ग्रुप पे आया है, सो एक बार क्लियरिफाई कर लिया जाएगा। अभी जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो, अभी तुम्हारे पास काफी टाइम है समझने के लिए। तो चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द ग्लास ट्यूब। मान लो अगर तुमने यहाँ पे गैस ली हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन गैस, H एटम्स हो जाएंगे इतने टेम्परेचर पे, जब वोल्टेज हाई होगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और H एटम्स के फॉर्म में मिल जाएगा। फिर तुमने मान लो ली हीलियम गैस, अलग अलग गैसेस ली, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कैटायन बनता है, यहाँ पे क्या बनता है He+2 बनता है। ऐसे ही अगर और कोई गैस लेंगे, मान लो तुमने नियॉन ली, यानी इसके ऊपर प्लस भी बन सकता है, Na+2 भी बन सकता है, जितने तुम इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। या तुम पर्टिकुलर वोल्टेज पे अगर तुमने मान लो कोई और भी गैस ली, ऑक्सीजन गैस ली या कोई भी गैस ली, है ना, तो हर गैस के कैटायंस वहां पे बनेंगे। यस, कॉलेज एग्जाम्स के बारे में अभी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुझे सिर्फ ये पता है कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तुम्हारे ग्रुप पे क्या आया है कुछ? अभी तक कुछ भी नहीं आया उसमें सिलेबस वगैरह, मैंने जहाँ तक देखा है। सर अब तक एडमिशन ही नहीं सर, हुआ पर पूरा, विल्फ्रेड उन्होंने के तो वो हो गए। वही तो यार, केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग के चैप्टर से तो पढ़ना जरूरी है। बाकी पिछली बार का मुझे याद है, पहली बार जो यूनिट टेस्ट हुआ था उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट आया था, फर्स्ट 2 चैप्टर्स आए थे पिछली बार। इस बार का मुझे नहीं पता है। तो सर मिनिमम कितने चैप्टर्स आएंगे कॉलेज एग्जाम्स में? नहीं पता मुझे, पिछली बार 2 आए थे ये बता सकता हूँ। इस बार का आप कॉलेज देखो, हम लोग के हाथ में होता नहीं है, ये विल्फ्रेड बनाता है, उसको पता रहता है, और विल्फ्रेड ने कुछ बोला नहीं है अभी सर तक तुम्हारे बारे हेमंत में। सर ने जो भेजा था ना, तो उसमें वो हाँ, एटॉमिक 2 ही चैप्टर है। 2 ही चैप्टर है ना, पिछली बार भी 2 ही थे, तो 2 अगर भेजा है तो 2 पढ़ते हैं हम लोग, जब तक 2 पढ़ ही रहे हैं, पहला हो ही गया, ये दूसरा है, हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एनोड रेज साइड पे अच्छा होता है, साइड पे होता है तो सही बात है, साइड पे देख लो। देखो अगर सबका मैं लिखता हूँ, 1-2 का लिखता हूँ रुको। मान लो H+ अगर है हाइड्रोजन गैस, तो H+ आयंस होंगे, तो चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होगा, प्रोटॉन का कितना मास होगा, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे MP, इसको लिख लेंगे E, लिख लेंगे सिर्फ। He+2 पे चार्ज कितना होगा 2E, मास कितना होगा, बोलो मास कितना होगा 4 MP। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? 4 MP। आ रहा है ना? तो चार्ज बाय मास रेशियो निकालो, चार्ज बाय मास रेशियो। सर हाफ ऑफ हाइड्रोजन। हाँ देखो, H+ का यहाँ निकाल लेंगे। सर लास्ट स्लाइड देखो। हाँ लिखो, वो ई और एमपी क्या है? EMP, E क्या है तुम बताओ, E क्या हो सकता है, बोलो E क्या हो सकता है बच्चे? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। H+ का नाम क्या है और प्रोटॉन। MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, ये याद रखना है। सही बात है, इसको नोटेशंस को याद रखना होता है। कितने लोगों ने ये स्लाइड लिख ली, जल्दी उसे कमेंट करो फिर आगे बढ़ा जाए। सर एक मिनट, लिख लो आराम से लिख लो। सर एक बार फाइनल ओमिटेड सिलेबस भेज देना। यस, मैं पहले एक बार खुद से जो है उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करूंगा, अगर जो भी दिया होगा वो मैं सेंड करता हूँ तुम लोग। वेरी गुड। अब देखो H+ का कितना आएगा, चार्ज कितना था E/MP, इसमें He+ का कितना आएगा
इसमें He प्लस का कितना आएगा 2E/4mp, कितना आएगा E/2mp। 1/2 mp। अच्छा तो किसका ज्यादा हुआ? H का। हाँ H प्लस इज ग्रेटर देन He+2। तो अब कितने कोई भी तुम एटम लाओ उसका मास बढ़ता ही जाएगा। तो सबसे जो लार्जेस्ट, सबसे जो ज्यादा जो चार्ज बाय मास वैल्यू होगी वो H प्लस के लिए आएगी। H प्लस जो है इनको ही क्या बोलते हैं? एनोड रेज। एनोड रेज जो है H प्लस कंटेनिंग, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटॉन्स। H प्लस जो है यही प्रोटॉन्स बोले जाते हैं। तो सारी एनोड रेज क्या नहीं है? प्रोटॉन्स नहीं है। All the anode rays are not protons. All the anode rays are not protons. Only anode rays containing H plus ions are protons. एक ये बात है कहने के लिए, थोड़ा सा कैथोड रे से, अगर कैथोड रेस कोई बोलता है तो तुम सीधे बोलते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर कोई बोलता है एनोड रेस तो बोलेंगे H प्लस, हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ना कि हाइड्रोजन एटम, दैट इज हाइड्रोजन प्लस। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। सर आपने वो साइड में बॉक्स में क्या लिखा है? लिखा है ऑल द एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स, ओनली द एनोड रेज, ओनली द एनोड रेज which containing H plus ions are protons. बाकी गैसेस के लिए वो न्यूक्लियस होता है। बाकी गैसेस के लिए वो एनोड रेज होंगी बट प्रोटॉन नहीं होगा, वो He प्लस, यस हीलियम न्यूक्लियस हो सकता है, नियॉन न्यूक्लियस हो, नियॉन न्यूक्लियस तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो मैं तुमको समझाता हूँ ऐसा क्यों। H प्लस, बताओ हाइड्रोजन क्या था? 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन। जस्ट एक मिनट, लास्ट लाइन बाकी था, पिछला स्लाइड दिखाई। ओके ओके, लिखो लिखो। देखो तुम लोग क्योंकि काफी ज्यादा हो ना, तो कुछ लिख पाते हैं कुछ नहीं लिख पाते हैं, तो सबको लिखना पड़ेगा जो भी लिखना है एक्चुअली। सर क्लास के बाद एक बार नोट्स भेज दिया करो। हाँ क्लास के बाद मैं नोट्स से ये इसका लिंक एक शेयर करूंगा वन ड्राइव का, उससे मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है? ये वन ड्राइव पे सेव हो जाता है। अब देखो ये सबने लिख लिया है, अब मेरी बात ध्यान नोट करो फास्ट। All the anode rays are not protons. Only the anode rays containing H plus ions are protons. मेरी बात ध्यान सुनो, कैसे इसको प्रोटॉन बोलते हैं? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना, क्या बचा? 1 प्रोटॉन 0 इलेक्ट्रॉन 0 न्यूट्रॉन। तो इसको क्या बोलेंगे? H प्लस को प्रोटॉन। H प्लस को क्या बोलते हैं? इसीलिए प्रोटॉन। एंड प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। सब में प्रोटॉन होते हैं। हीलियम में प्रोटॉन होते हैं कि नहीं? कितने होते हैं? 2। लिथियम में 3, हाइड्रोजन में 1, सब में प्रोटॉन है। अच्छा क्वेश्चन में देता हूं, कंपेयर चार्ज बाय मास ratio of proton, alpha particle and neutron, न्यूट्रॉन छोड़ दो, अच्छा, and electron। न्यूट्रॉन का तो 0 होता है। प्रोटॉन और क्या पार्टिकल हो गया सर, और इलेक्ट्रॉन का तो नल होना चाहिए ना, बिकॉज उसका मास बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग नहीं, कुछ तो होता है ना, जो भी होता है नल तो नहीं बोल सकते, इसलिए अगर मास 0 रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ वही चार्ज में अगर मास जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा
हाँ वही तो अनडिफाइंड उसी को तो बोलते हैं इनफाइनाइट की तरफ वो जो है इलेक्ट्रॉन है जो हाईएस्ट क्यू बाय मास। वेरी गुड अभिजीत। इलेक्ट्रॉन है हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो। इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? E/me। प्रोटॉन का कितना होगा? E/mp। अल्फा पार्टिकल का कितना होगा? E/2mp। सबसे बड़ा किसका है? इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि me की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन है mp की वैल्यू से। सर तो जब 2mp नहीं 4mp रहेगा ना? नहीं 2E/4mp होता है ना बच्चे। हाँ हाँ, तो फिर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा ना। तो इसको नोट करें और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद एक्चुअल सिलेबस। ठीक है, पहले उसको ग्रुप पे बता देना एक्चुअल सिलेबस। ग्रुप पे बता दूंगा। बिल्कुल, वेरी गुड। क्लास में ही बता देना। ग्रुप पे मैं बता देता हूँ। अभी रुको थोड़ी देर में, उसको ही सर्च करने जा रहा हूँ। अभी मैंने एक बार देखा था लेकिन डाउनलोड शायद से किया है मैंने, कहीं चला गया होगा। वो तो सब- cbse.academia.nic से ही मिला है मुझे। अच्छा, उसी से तुमको मिला है? और सर मैंने दो जगह, दो वेबसाइट और पे, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, बस बैकग्राउंड का डिफरेंस है। हाँ, वो तो बस उन्होंने अपना बनाया होगा उसको देख के ही। अब बस अपना उसमें ट्रेडमार्क डाल दिया इसके लिए। हाँ, लेकिन मैं 2-3 जगह चेक किया, वही है। आप एक बार चेक कर लीजिए, आपको कंफर्म कर लीजिए। हाँ, हाँ, हाँ। सर जो फिर जेई से उसमें भी न्यूएस कोडिंग है वगैरह, वो हम इधर करेंगे ना पहले? जो जेई वगैरह में अभी न्यूएस कोडिंग और वो करेंगे, हाइजेनबर्ग, वो इधर करेंगे ना? हाँ वो सब करेंगे। वो बोर्ड लेवल तक करेंगे, कुछ उससे एक भी लाइन ऊपर नहीं करेंगे। जितना केवल बोर्ड्स में आता है उतना ही करेंगे सिर्फ। सर अभी यूनिट टेस्ट में कौन से चैप्टर्स आएंगे? यूनिट टेस्ट का मुझे कुछ पता नहीं, तुम्हारे ग्रुप पे अरे मैंने भाई पढ़ा था। पता चल जाएगा ना। हाँ, मैं उस पे ही अभी पढ़ता पूरा हूँ तुम्हारे एडमिशन group पे। हुआ ही नहीं। हाँ, एक्चुअली जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं बताऊंगा। बट हाँ, इतना याद है मुझे, पिछली बार 2 चैप्टर आए थे, इसलिए मैं तुमको बता दे रहा हूँ बार बार भाई। सर हम लोग वो लाइमन बामर ये सब भी करेंगे ना, मतलब सब करेंगे, सब हाँ। जितना सब करेंगे। बोहर मॉडल के बाद कुछ भी नहीं छूटेगा, सब सिलेबस में है एक्चुअली। ठीक है सर पहले वो बोर के बाद का पढ़ा दो और ये स्टार्टिंग का बाद में पढ़ाना। अरे ऐसे कहाँ होता है, ये तो हो गया एक क्लास और में बोर स्टार्ट हो जाएगा। अरे भाई बस सर ये स्टार्टिंग का हटाया इसलिए क्योंकि ये सब 9th में भी हमने पढ़ा है हाँ, सीबीएसई में 9th सही में। बात है। ये हर जगह पढ़ा है हमें। 9th में 10th में भी होगा, थोड़ा बहुत जगह होता है अलग अलग बोर्ड्स के हिसाब से। सीबीएसई में भी रहता ही है, 9th में तो काफी कुछ है इसका। चलो हाँ, बाय एवरीवन। जिनका हो गया वो लीव सर कर सकते हैं। मतलब आज का कुछ नहीं है ना? आज का कुछ सिलेबस में अभी नहीं, मैं लिखूंगा ग्रुप पे लिख दूंगा, उसमें से देख लेना। सर अभी मीटिंग एंड मत करो। हाँ मीटिंग एंड मत कीजिए, आप कई बार कर देते हैं। अच्छा, तुम लोग इसी में रहते हो ना? हाँ हाँ सर। अच्छा, सर आप ठीक। उनको होस्ट बना दीजिए, मैं स्किल क्या? एकेडमी को, मैम ठीक को। चलो ढूंढता हूँ क्या यार, इसमें ढूंढना पड़ता है। जेड फाइंड अ पार्टिसिपेंट। अच्छा, सर आप लीव कर दोगे तो वो अपने आप बन जाती है शायद। तब तो अच्छा है, लेकिन कई बार तुम लोग बन जाते हो, वो पता नहीं कब होता है। जब मैम वो सबसे पहले मैम join आपको होता मैं है वो होस्ट बना दे रहा हूँ। यस हाँ मैम, मैं होस्ट कर रही हूँ सब को। ओके मैम, ठीक है। इन लोग को लिख लेने दीजिए ये। तो कैसे होस्ट करते हैं? अरे यार देखो, लिख लिया था सबने, मैं ग्रुप पे जो है डाल दूंगा। ओके सर, लिख लिया था। लिखिए।